हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 9 में हम लोग आ गए हैं। और पार्ट 9 में हमारे पास आपके जो पीजी लेवल का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके पीवाईक्यूज हम लोग फटाफट देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इतनी लंबी हो गई, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आखिर क्वेश्चन भी इसमें 10 से 12 कवर होंगे आपके। फर्स्ट ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, द एंट्रोपी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब लोएस्ट टेम्परेचर होता है ना, जिसको बोलते हैं परम ताप, ठीक है ना, वो 0 केल्विन होता है। उस पर क्या एंट्रोपी होनी चाहिए सारे एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की। तो ये थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है, 0 एंट्रोपी होनी चाहिए जब किसी भी सब्सटेंस का हम टेम्परेचर 0 केल्विन कर देते हैं तो, ठीक है। परम शून्य ताप पर सभी तत्वों और यौगिकों की एंट्रोपी अपेक्षित कितनी है भाई? 0 अपेक्षित है, ठीक है। ये थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है। अब ये जो स्टेटमेंट था उसके अगेंस्ट एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, वो है रेजिडुअल एंट्रोपी। रेजिडुअल एंट्रोपी का मतलब होता है अवशेषी एंट्रोपी, ठीक है। आपकी अवशेषी एंट्रोपी यानी कि बची हुई एंट्रोपी। तो देखो भाई, अभी अभी हमने पढ़ा कि यदि सब्सटेंसेस का टेम्परेचर 0 केल्विन कर देते हैं तो एंट्रोपी क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। लेकिन ये अपेक्षित है, ऐसा सच में हो ये जरूरी नहीं है। सुन लो, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी कुछ ना कुछ एंट्रोपी बची रहती है, कुछ ना कुछ अव्यवस्था बची रहती है, ठीक है। तो वो जो 0 केल्विन पर सब्सटेंसेस में जो एंट्रोपी बची हुई रहती है उसे हम रेजिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है। तो देर आर सर्टेन सब्सटेंसेज, मतलब इसकी डेफिनेशन देख लो। देर आर सर्टेन सब्सटेंसेज विच पजेस एंट्रोपी, यानी कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिनमें एंट्रोपी रह जाती है। कब? जब उनका जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट 0 हो जाता है, ठीक है। तब वो जो बची हुई एंट्रोपी है उसको हम लोग रेजिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल यहाँ हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के क्रिस्टल का लिया है। हमारे पास एक तो परफेक्ट क्रिस्टल है, यानी कि ऐसा होना चाहिए। एक एक्चुअल क्रिस्टल है, कितने टेम्परेचर पर? 0 केल्विन टेम्परेचर पर। परफेक्ट क्रिस्टल में देखो एकदम जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड के मोलिक्यूल्स हैं, दे आर अरेंज परफेक्टली, परफेक्टली CO 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 सारा, है ना। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्चुअल क्रिस्टल में कुछ ना कुछ एंट्रोपी होती है ना। वो किस वजह से होती है चलिए देखते हैं। एक्चुअल क्रिस्टल में रेंडमनेस कहां से आ गई और डिसऑर्डरनेस कहां से आ गई? ये CO CO का अरेंजमेंट आप देख रहे हैं। बीच बीच में ये देखिए कुछ CO के मॉलिक्यूल हैं वो उल्टे अरेंज्ड है। ये देखिए OC, OC जहां मैं गोला कर रहा हूं वो OC है, बाकी जहां अंडरलाइन कर रहा हूं वो CO है। आपने देखा सारे मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के एक तरह से अरेंज नहीं है जैसे परफेक्ट क्रिस्टल में होने चाहिए, वैसे नहीं है एक्चुअल क्रिस्टल में। तो अब ये जो मिसमैनेजमेंट है, ये जो गड़बड़ अरेंजमेंट है या अरेंजमेंट में डिसऑर्डरनेस है, रेंडमनेस है, इसकी वजह से, या हिंदी में बोले तो अव्यवस्था है, उसकी वजह से जो एंट्रोपी है इस क्रिस्टल में उसको रेजिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं, है ना। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई कि लोएस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन पर भी कुछ एंट्रोपी बची रहती है कुछ सब्सटेंसेस में, उसको रेजिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं। अब आपने ये तो सीख लिया कि एग को बॉईल करते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है ना, ठीक है, क्योंकि उसकी जो प्रोटीन चेन्स होती हैं वो रेंडमली कॉइल हो जाती हैं, है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है प्रोटीन की, ये तो आपने देख लिया। अंडे को बॉईल करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन एक रबर बैंड को खींचते हैं तो एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है? इट मींस व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन वी स्ट्रेच ए रबर बैंड, ठीक है। तो उसको स्ट्रेचिंग करते हैं तो क्या एंट्रोपी होता है? तो भाई ये तो देखो, जब एक रबर बैंड को स्ट्रेच करने से पहले की कंडीशन है, ठीक है। यहाँ देखो आप, ये जो पॉलीमेरिक चेन्स है ना वो किस तरह से अरेंज है। जब हमने इसको खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, स्ट्रेचिंग कर दी इसकी, तो ये देखो पॉलीमेरिक चेन्स है वो एकदम तरीके से, थोड़े से तरीके से व्यवस्थित हो गई। देखो एकदम सीधी सीधी हो गई ना, थोड़े से तरीके से व्यवस्थित हो गई। इसका मतलब जो रेंडमनेस थी, जो डिसऑर्डरनेस था खींचने से पहले, स्ट्रेचिंग से पहले, वो कम हो गया। रेंडमनेस कम हो गया, अव्यवस्था कम हो गई, डिसऑर्डरनेस कम हो गया, इसका मतलब एंट्रोपी भी क्या हो गई? कम हो गई। तो सुन लो, एग को बॉईल करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन रबर बैंड को खींचते हैं तो एंट्रोपी क्या होती है? डिक्रीज होती है। सुन लो, ठीक है। चलते हैं आगे। ACF 2011 का क्वेश्चन है, एंट्रोपी ऑफ ऑल प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड में बी टेकन एज एब्सोल्यूट 0 एट टेम्परेचर। इन्होंने कहा कि भाई प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज हैं, सॉलिड्स हैं, उनकी एंट्रोपी 0 कौन से तापमान पर ले सकते हैं? तो भाई एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे ले सकते हैं, जिसको 0 केल्विन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है,
उसी स्टेटमेंट को घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड 2011 में एक और क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज्ड टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस। देखो भाई, एब्सोल्यूट एंट्रोपी केवल थर्ड लॉ ही बताता है, इसकी कैलकुलेशन दी हुई है किसमें, पीएसपी के अंदर, अभी मैं दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ये देखो हिंदी वाले भी पढ़ लो, यहाँ पर निरपेक्ष एंट्रोपी की गणना करने में कौन प्रयुक्त होता है, भाई एंट्रोपी की बात है तो थर्ड लॉ ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ओके। फर्स्ट ग्रेड 2013, इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन लोएस्ट टेम्परेचर नोन एज 0 डिग्री एब्सोल्यूट। अब ये देखो 0 डिग्री ले लिया इन्होंने, डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है, केल्विन 0 केल्विन होता है, केल्विन में डिग्री नहीं लिख सकते। किसी ने यदि आप लोग भी यदि ये लिखते हो 0 डिग्री केल्विन, ये गलत है। डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड के साथ आती है, केल्विन के साथ नहीं आती, समझो बात को। ठीक है, छोटी छोटी चीजें सीखना सीखो। यस, तो भाई इन्होंने कहा, हम मान लेते हैं इसको, सही लैंग्वेज मान लेते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन लो, अरे ये कह रहा है कि लोएस्ट टेम्परेचर को, जो जिसको हम लोग शून्य परम ताप बोलते हैं, उसको प्राप्त करना असंभव है। ये कौन सा लो है, अरे भाई थर्ड लो ने कही है ये बात कि 0 केल्विन को प्राप्त करना असंभव है। ठीक है, अब ये टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री अभी 2022 में एग्जाम लगा था, टेक्निकल असिस्टेंट 2016 में लगा था, सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या आया था ये देख लो, द एंट्रोपीज ऑफ ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज आर एट द सेम। फिर वही बात, ये कह रहा है कि सारे जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज है उनकी एंट्रोपी सेम होती है यदि आपका टेम्परेचर 0 केल्विन हो तो, है ना। तो ये कौन सा लो है भाई, थर्ड लो है, थर्ड लो है। 0 डिग्री सॉरी 0 केल्विन पर एंट्रोपी की बात करने वाला एक ही लो है, वो है थर्ड लो। तो ये आपका वापस टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री 2022 में गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पूछी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये जो फ्री एनर्जी है आपकी, गिब्स एनर्जी है, गिब्स एनर्जी फंक्शन है डेल्टा जी, इससे निकल के आती है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसकी डेरिवेशन आपको मिल जाएगी फिजिकल केमिस्ट्री किसी भी बुक में। यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू ये दी हुई है, ये वैल्यू आप जैसे ही इसमें रखोगे इक्वेशन मिलेगा आपको। सेकंड, पहचान लो, समझ लो, पढ़ लो, लिख लो, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अब ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट है, देख लो कहाँ कहाँ आया है। फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया है, फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया है, टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री 2016 में आया है, सेम क्वेश्चन। इक्वेशन दे दिया इन्होंने, है ना, इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन देकर के पूछा है कि ये कौन सा इक्वेशन है, तो भाई ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, सुन लो अच्छी तरह से वापस। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसमें एक 3 नाम दिए हुए हैं, गिब्स डुहेम इक्वेशन, क्लेपेरन क्लासियस इक्वेशन और किर्चहॉफ इक्वेशन। मेरा आपको सजेशन है इन तीनों इक्वेशन को भी आपको याद करना है, क्योंकि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन 3-4 बार आ चुका है ना, पेपर बनाने वाले परेशान हो गए हैं वो। इन जाहिर सी बात है अगला क्वेश्चन इन तीनों में से कोई ना कोई एक इक्वेशन होगा। इन तीनों का यूज किस काम आती है, किर्चहॉफ, है ना, क्लासियस क्लेपेरॉन और गिब्स डुहेम इक्वेशन किस काम आती है, किनके बीच में रिलेशन है और क्या इक्वेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड 2018। इसने ये कहा है, फॉर ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस द एब्सोल्यूट एंट्रोपी एस इज इक्वल टू 0 एट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। हाँ ये बात तो सही है ना, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के लिए एंट्रोपी 0 होगी टी 0 केल्विन टेम्परेचर पे, है ना। तब जो एस टी है, एस टी यानी कि टी टेम्परेचर पे आपकी एंट्रोपी, है ना, एब्सोल्यूट एंट्रोपी जिसको बोलते हैं, वो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, पेज नंबर 317 पीएसपी की बुक से उठाया गया है, मैं आपको वहां पर जरूर लेके जाऊंगा, है ना। इन्होंने एब्सोल्यूट एंट्रोपी की कैलकुलेशन का फॉर्मूला हमसे पूछा है, ये हमारे पास आ गई है कौन, हमारी फेवरेट बुक पीएसपी। और इसमें ये आप टॉपिक देखते जाओ आप लोग, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। फिर इन्होंने थर्ड लॉ का कुछ कुछ बताने के बाद में, स्टेटमेंट बताने के बाद में, इन्होंने डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस बताया है कि किस तरह से इनकी एंट्रोपी कैलकुलेट होती है। फिर इन्होंने इसकी डेरिवेशन छोटी सी प्रोसीड की है और लास्ट में इन्होंने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है वो, यहाँ देख लो, वेयर एस टी इज एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड अंडर एग्जामिनेशन एट टेम्परेचर टी, यानी कि टी
टेम्परेचर पर, है ना, ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी है एसटी, ये उसका फॉर्मूला है। यहाँ भी लिखा हुआ है देखो, फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज द एब्सोल्यूट एंट्रोपी एस इज इक्वल टू जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो, वो क्या होगी, यही तो, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ से उठाई हुई है, देख लेना, मैच कर लेना, फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज ये है ना, तो फिर एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होगी, ये वाला इक्वेशन है, समझ लो। अब आपको समझ में आ गया। थर्ड लॉ आप पढ़ोगे तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, सच्चाई है, स्वीकार कर लो, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। यस, तो ऑप्शन इसमें कौन सा आने वाला है, सेकंड। ठीक है, तो इसी तरह के वहां एक दो इक्वेशन और हैं, आपको आपको डेरिवेशन नहीं तो कम से कम एक दो इक्वेशन को आप पहचान के रखो, ठीक है, ताकि यदि गलती से वो आ जाए तो आप उसको सही कर दो। थर्ड लॉ में हमारे पास कुछ और है क्या, कंप्यूटर जी के पास कुछ है क्या, अभी देखते हैं। हमारा ये कर्सर है वो आगे नहीं जा रहा। नहीं भाई, कुछ नहीं है, ये मैक्सवेल रिलेशनशिप का इक्वेशन है, अगले वीडियो में इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।